हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे ASP.NET वेब एपीआई के बारे में। तो इस वीडियो में हम एक सुपर हीरो वेब एपीआई बनाएंगे जिसमें कि 4 तरीके के एंड पॉइंट्स होंगे: क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, जिसको कि CRUD कहा जाता है शॉर्ट में। और हम पहले इन मेमोरी डेटाबेस के थ्रू ये एपीआई बनाएंगे और बाद में रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम डेटाबेस में ये डेटा स्टोर कराएंगे और गेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम विजुअल स्टूडियो में सिंपली एक ASP.NET वेब एपीआई क्रिएट कर सकते हैं और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट का यूज़ करूँगा और यहाँ टेम्पलेट्स में आप सिंपली यहाँ पे ASP लिख के सर्च कर सकते हैं और ये ASP.NET कोर वेब एपीआई का ऑप्शन आपके पास आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट इसको नाम दे देते हैं सुपर हीरो एपीआई। इसके बाद आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि .NET के किस फ्रेमवर्क पे आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इस टाइम पे जो लेटेस्ट वर्जन है .NET 8 मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इन सेम स्टेप्स को फॉलो करके .NET 6, 7 इनमें भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप नन, हमें अभी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। कन्फिगर फॉर HTTPS मैं ट्रू करूँगा क्योंकि हम चाहते हैं कि HTTPS पोर्ट का यूज़ करके भी हमारी एपीआई यूज़ हो सके। इस ट्यूटोरियल में हम डॉकर का यूज़ नहीं करेंगे तो इनेबल डॉकर यहाँ अनचेक रहेगा। इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट यस, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली, तो मैं इसको चेक करके रखूँगा। इस चेकबॉक्स को आप चाहें तो चेक कर सकते हैं या नहीं, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं आइडियली इसको अनचेक रखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा वहाँ पे program.cs में मेन मेथड स्पेशली क्रिएट होकर दिखे, मुझे वहाँ और कुछ कोड नहीं पुट करना है। तो इस तरीके से वो काफ़ी क्लियर दिखाई देता है। यूज़ कंट्रोलर्स यस, आप इसको अनचेक करेंगे तो आपकी मिनिमल एपीआई क्रिएट होगी। इस ट्यूटोरियल में हम मिनिमल एपीआई के बारे में नहीं देख रहे हैं, हम सिंपली जो विद कंट्रोलर्स ASP.NET वेब एपीआई बनती है उसके बारे में इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुपर हीरो एपीआई के लिए हमारा एक सॉल्यूशन क्रिएट हो चुका है जिसमें कि एक ही प्रोजेक्ट है। हम चाहें तो और भी हेल्पर प्रोजेक्ट्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट इस ट्यूटोरियल के लिए हम इस एक ही प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो एक्चुअली हम अपनी एपीआई को नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो ने ये जो डिफ़ॉल्ट हमें कोड जनरेट करके दिया है ये कैसे वर्क करता है। तो इसको हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो हमें एक डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन देता है जो कि मुझे कुछ सैम्पल डेटा डिस्प्ले करती है। तो आपका सॉल्यूशन रन होने के बाद आपके पास ये स्वैगर यूआई आएगी। इसीलिए हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम चेकबॉक्स चेक किया था कि हमें ओपन एपीआई सपोर्ट चाहिए, जिससे कि हमारे पास इस तरीके की यूआई आ जाए जहाँ से कि मैं अपनी एपीआई को चला चला के टेस्ट करता रहूँ। तो अभी के लिए मेरे पास एक सिंगल एंड पॉइंट है वेदर फोरकास्ट का, मैं इसको ट्राई आउट कर सकता हूँ एग्जीक्यूट यूज़ करके और मेरे पास ये कुछ रैंडम डेटा आ रहा है। ये जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया है ये करेक्ट वेदर डेटा नहीं है, ये रैंडमली जनरेटेड डेटा है। तो आइए अपने सॉल्यूशन में चल के देखते हैं कि मेरे पास ये जो डेटा जनरेट होकर आ रहा है और ये एपीआई जो वर्क कर रही है वो कैसे कोड से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसमें अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो कनेक्टेड सर्विसेज में हमें कुछ भी नहीं करना होता है, अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। डिपेंडेंसी अगर आप कुछ भी नगेट पैकेजेस ऐड करना चाहते हैं या कुछ डिपेंडेंसी ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐड होती है, जैसे कि ये स्वास बकल ASP.NET कोर ऐड हो रखा है, ये होता है ओपन एपीआई सपोर्ट यानी स्वैगर के लिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज के अंदर मेरी है लॉन्च सेटिंग्स.json, जिसमें कि मेरी ये स्पेसिफाई होती है कि मेरी जो एपीआई रन कर रहा हूँ मैं वो किस पोर्ट पे किस यूआरएल पे रन होगी। तो अभी के लिए सबसे पहले अगर मैं चाहूँ तो HTTP पे रन करूँ तो 5201 पोर्ट पे लोकल होस्ट पे रन होगी, बट मैं HTTPS पे रन कर रहा हूँ और बाय डिफॉल्ट जब वो रन होती है तो लोकल होस्ट 7011 पे रन होती है। अगर किसी रीज़न से इसको ये पोर्ट खाली नहीं मिलता तो ये फॉल बैक करेगी HTTP के पोर्ट 5201 पे। तो ये सारी डिटेल्स हम लॉन्च सेटिंग्स.json में डालते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोलर, ये वो कंट्रोलर है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर एक सिंगल एंड पॉइंट दिख रहा था गेट का। तो हम जब भी कोई कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो उस कंट्रोलर को ये कंट्रोलर बेस क्लास को इनहेरिट करना होता है जिससे कि उसको एक कंट्रोलर की बेसिक प्रॉपर्टीज मिल सके। अभी इस कंट्रोलर की मैं बात करूं तो इसमें एक सिंगल HTTP गेट मेथड है। ये HTTP गेट एट्रीब्यूट .NET को बताता है कि ये मेथड एक एपीआई का गेट का एंड पॉइंट है। सिमिलरली HTTP पुट, पोस्ट, डिलीट ये सारे एट्रीब्यूट्स भी आते हैं डिफरेंट टाइप के एंड पॉइंट्स के लिए। तो अगर मैं इस गेट में देखूं ये सिंपली मुझे एक इन्यूमरेबल रिटर्न करके देता है, ये कुछ रैंडमली जनरेटेड डेटा का। इसके बाद नेक्स्ट होती है ऐप सेटिंग्स.json। अभी इनिशियली इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स है नहीं जिनका मैं यूज़ करना चाहता हूँ, बट जैसे जैसे हम कोड करेंगे तो जैसे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करनी होगी तो यूजुअली ये रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप कनेक्शन स्ट्रिंग अपने कोड में हार्ड कोड करें, वो आप ऐप सेटिंग्स.json में यहाँ पे डाल सकते हैं।
जिससे कि अगर आपकी एप्लीकेशन आप किसी दूसरे सिस्टम पे रन करते हो या किसी क्लाइंट को देते हो तो उस टाइम पे वो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करके किसी दूसरे डेटाबेस से भी आपकी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आती है program.cs। ये हमारी सबसे पहले रन होने वाली क्लास है। तो जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जैसे आपने अगर स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में पढ़ा है तो ये हमारी एक वेब एप्लीकेशन बिल्डर क्लास है। इसमें हम बेसिक चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई करके और बाद में उसको बिल्ड कर रहे हैं। और बाद में इस ऐप के अंदर मैं स्वैगर यूज़ करने के लिए, HTTPS यूज़ करने के लिए, कंट्रोलर्स मैप करने के लिए ये सारे कोड यहाँ पे डाले गए हैं। आपको ये कोड को अभी छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो ने मुझे जनरेट करके दिया है। इसके बाद आता है फाइनली हमारा एक सिंगल मॉडल जो इसमें बना हुआ है, वो है वेदर फोरकास्ट। ये वही मॉडल है जिसका डेटा मुझे मेरी एपीआई के गेट एंड पॉइंट पे डिस्प्ले हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेदर फोरकास्ट का डेटा यहाँ से क्लियर करके हम अपनी सुपर हीरो का मॉडल बनाएंगे और सुपर हीरो के लिए कंट्रोलर्स बनाएंगे, जिससे कि हम अपनी एपीआई में गेट, पुट, पोस्ट ये सारे मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकें। हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड विद RSV। ये है हमारी ASP.NET वेब एपीआई सीरीज का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने एक बेसिक वेब एपीआई का स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज के पार्ट में हम एक्चुअली अपनी सुपर हीरो एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम अपनी एपीआई के लिए एक मॉडल बनाएंगे जिसमें कि हम डेटा स्टोर कर सकें, एंड उसके बाद एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसमें कि गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मॉडल्स का, और इसके अंदर हम एक सिंगल अपनी क्लास बनाएंगे सुपर हीरो नाम से, सुपर हीरो। इसके अंदर अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी आईडी, उसके बाद हीरो का नेम, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं हम string.empty। इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक प्लेस। तो ये 5 सिंपल प्रॉपर्टीज हम अपने सुपर हीरो में रखेंगे। एक आईडी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, नेम जैसे कि बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन इस तरीके से, फिर फर्स्ट नेम जैसे कि पीटर पार्कर का पीटर, ब्रूस वेन का ब्रूस इस तरीके से, एंड फाइनली प्लेस जहां से वो सुपर हीरो बिलोंग करता है, जैसे गौतम सिटी, न्यूयॉर्क सिटी इस तरीके से। तो ये हमारा मॉडल हो गया। इसके बाद हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो इस कंट्रोलर्स के फोल्डर में मैं यहाँ से ये कंट्रोलर ऐड कर दूंगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें MVC कंट्रोलर नहीं क्रिएट करना है, बल्कि ये इसके ऊपर जो API कंट्रोलर है ये ऐड करना है। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर क्रिएट करने का ऑप्शन आता है जो कुछ इनबिल्ट हमें कोड राइट करके देते हैं। बट अभी के लिए मैं एक एम्प्टी कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट करूंगा जिससे कि मैं अपना सारा इम्प्लीमेंटेशन खुद कर सकूं। इसको नाम दे देते हैं सुपर हीरो कंट्रोलर। तो मेरा ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर क्रिएट हो गया है और ये मुझे इस URL पे डिस्प्ले होगा API/ जो भी कंट्रोलर का नेम है, यानी कि API/सुपर हीरो पे। तो सबसे पहला मेथड मैं क्रिएट करता हूँ गेट करने का। तो उसके लिए होगा पब्लिक, और ये क्या रिटर्न करेगा, आई एक्शन रिजल्ट। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी कंट्रोलर होते हैं एक एक्शन रिजल्ट रिटर्न करते हैं, ना कि एक्चुअली डेटा टाइप। उन्हें एक रिजल्ट रिटर्न करना होता है, उसी की वजह से हमें ओके स्टेटस, नॉट फाउंड स्टेटस ये सारे डिफरेंट टाइप के स्टेटस मिलते हैं। तो इसका हम नाम रख देते हैं गेट सुपर हीरोज, और इसको असिंक बना देते हैं अब हम। तो उसके लिए असिंक, और ये एक टास्क रिटर्न करेगा। आइडियली हमें कंट्रोलर को असिंक ही बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे कोई भी एपीआई कॉल आए वो पैरेलल में वर्क कर सकें, ना कि ऐसा हो कि हमारी एक रिक्वेस्ट पूरे प्रोग्राम को बिजी रख रही है और दूसरी रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ रहा है। तो ये रिटर्न करने के लिए हमें कलेक्शन चाहिए। तो वो कलेक्शन मैं यहाँ क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ सुपर हीरो, और इसमें एक कंपोनेंट भी मैं ऐड कर देता हूँ। पहला सुपर हीरो जो हम बनाएंगे वो होगा स्पाइडरमैन। तो ये हो गया मेरा पहला सुपर हीरो। इसको कॉपी पेस्ट करके मैं एक ID 2 पे दूसरा सुपर हीरो भी क्रिएट कर देता हूँ, बैटमैन। तो अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अपने सुपर हीरो कलेक्शन में ये 2 सुपर हीरो ऐड किए हैं। यहाँ गेट सुपर हीरोज़ का मुझे इतना सा काम है कि ये रिटर्न करेगा ओके स्टेटस और सुपर हीरोज़।
इसके बाद मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आइडियली तो मैं यहाँ पे एज इट इज इसको रन करूँ अगर, तो इंटरनली एपीआई जैसे वर्क करती है वो इस गेट वर्ड को यूज करके आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये एक HTTP गेट मेथड है। बट क्योंकि हम स्वैगर यूज कर रहे हैं और स्वैगर इससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो वो इसके केस में एरर देगा। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा HTTP गेट, जिससे कि स्वैगर ये चीज आइडेंटिफाई कर पाए कि ये मेरा एक HTTP गेट ऑपरेशन है। इसको रन करते हैं। तो अब मेरी स्वैगर यूआई में यहाँ पे API/superhero पे एक गेट ऑपरेशन मेरे पास अवेलेबल है, जिसको कि मैं रन करके देख सकता हूँ। बट मैं एक चीज़ नोट करूँ तो वेदर फोरकास्ट में मेरे पास यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल वैल्यू आ रही है कि इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा, जो कि इस केस में मेरे पास नहीं आ रही है। यहाँ पर मुझे सिंपल आ रहा है कि सक्सेस कोड आना चाहिए। बट अगर मैं ट्राई करके देखूँ तो वर्क ये एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा है जैसे करना चाहिए, मेरा आउटपुट करेक्ट आ रहा है। बट मुझे यहाँ पे सैंपल वैल्यू नहीं दिख रही है जैसे कि इस केस में दिख रही है। और ऑल्सो मैं यहाँ स्कीमाज में आके देखूँ तो वेदर फोरकास्ट का स्कीमा तो यहाँ शो हो रहा है, बट मेरा सुपर हीरो का मॉडल यहाँ स्कीमाज में शो नहीं हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, एक बार कोड में चल के देखते हैं। तो इसका मेन रीजन है आई एक्शन रिजल्ट। मैंने यहाँ पे इंटरफेस बता दिया, बट एक्चुअल आउटपुट क्या आना चाहिए वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे डालूंगा एक्शन रिजल्ट और उसके अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू है लिस्ट ऑफ सुपर हीरो। अब इसको एक बार रन करके देखें तो अब मेरा यहाँ स्कीमाज में सुपर हीरो आ रहा है और मेरे एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी यहाँ शो कर रहे हैं। और सेम अगर मैं इसके अंदर भी देखूँ तो मेरी एग्जांपल वैल्यू ये शो कर रहा है कि इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए। चलिए इसके बाद अब बाकी के ऑपरेशंस क्रिएट करते हैं। सेकंड ऑपरेशन जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा गेट सिंगल सुपर हीरो, यानी कि मैं पूरी लिस्ट ना लेके एक गेट सुपर हीरो बाय ID कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे इंट ID। अब ये इंट ID हम URL के थ्रू पास करेंगे, तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसको HTTP गेट को हमें URL से लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाई करूँगा इस तरीके से ID। तो इसको ये क्लियर हो जाएगा कि ID मेरे वहाँ से पैरामीटर में पास की जाएगी। तो गेट सुपर हीरो बाय ID यहाँ पे लिस्ट नहीं रिटर्न करके ये एक सिंगल सुपर हीरो रिटर्न करेगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है कि सुपर हीरोज डॉट फाइंड ऐसा सुपर हीरो जिसकी ID इस ID के इक्वल है, उसको मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा। अगर ऐसा कोई सुपर हीरो मुझे नहीं मिला तो मैं रिटर्न करूँगा नॉट फाउंड। इसमें मैसेज डाल देते हैं नॉट फाउंड फॉर दिस ID। और अगर मुझे मिल जाता है तो मुझे ओके सुपर हीरो यहाँ पे रिटर्न कर देना है। अगेन इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा दूसरा गेट ऑपरेशन यहाँ पे आ गया। इसको ट्राई करके देखते हैं। 1 तो मेरे पास पीटर पार्कर स्पाइडरमैन आ गया, 2 बैटमैन आ गया, एंड 3 तो मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड 404 आ गया, सुपर हीरो नॉट फाउंड फॉर दिस ID। तो ये मेरा ऑपरेशन भी एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। तो ये हो गए मेरे दोनों गेट ऑपरेशंस। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आता है एक नया सुपर हीरो ऐड करना। तो वो होता है HTTP पोस्ट। तो एक पोस्ट मेथड बनाऊंगा मैं यहाँ पे। उसके लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जो रिटर्न तो सुपर हीरोज करेगा, बट उसका काम होगा ऐड करने का, और उसके अंदर एक सुपर हीरो का ऑब्जेक्ट भी आएगा मेरे पास। तो उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली सुपर हीरोज डॉट ऐड हीरो इतना कर देना है और मैं अपनी नई लिस्ट रिटर्न कर दूंगा। तो मेरा काम यहाँ पे चल जाएगा। चलिए चेक करते हैं ऐड करके। ये आ गया मेरा पोस्ट मेथड। ID 3 रखते हैं हम, नेम रख देते हैं आयरन मैन, फर्स्ट नेम टोनी, लास्ट नेम स्टार्क, एंड प्लेस अगेन न्यूयॉर्क रख देते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेरा रिस्पॉन्स कोड 200 है और अब यहाँ पे 2 की जगह 3 सुपर हीरो मेरे पास आते हैं। तो अब मैं गेट में जाके चेक करता हूँ कि एक्चुअली मेरा ये सुपर हीरो ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे गेट ट्राई करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि मेरी जो ये लिस्ट है ये एक स्टैटिक लिस्ट नहीं है, तो सुपर हीरो कंट्रोलर के हर इंस्टेंस के लिए नहीं होगी। तो जब भी कोई सेपरेट रिक्वेस्ट आती है, सुपर हीरो कंट्रोलर का नया इंस्टेंस बनता है, तो सुपर हीरोज लिस्ट भी नई बनती है। तो इसके लिए मैं इसको प्राइवेट स्टैटिक कर दूंगा
तो ये स्टैटिक लिस्ट होने से अब मैं जो भी कुछ इसमें पोस्ट से ऐड करूँगा वो मुझे गेट में भी मिल जाएगा। तो अगेन मैं पोस्ट में जाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मेरा ये ऐड होके आ गया है। वापस में जाता हूँ गेट में, इसको एग्जीक्यूट किया और अब मेरा यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। तो मेरा पोस्ट मेथड भी एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। एक नया हीरो मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन होता है पुट, HTTP पुट टाइप का। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पुट क्रिएट करूँगा और इसका नाम होगा अपडेट सुपर हीरो। तो इसमें मुझे एक आईडी देनी होगी जिस सुपर हीरो को अपडेट किया जा रहा है, और दूसरा होगा सुपर हीरो जो मैं नई वैल्यूज़ भेज रहा हूँ, न्यू हीरो। सबसे पहले मैं करंट सुपर हीरो को फाइंड कर लूँगा इस आईडी पे, अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड। उसके बाद अगर मेरा यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ है तो मैं अपडेट करूँगा अपने सुपर हीरो को, सुपर हीरो डॉट नेम इक्वल टू न्यू हीरो डॉट नेम, सुपर हीरो डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू न्यू हीरो डॉट फर्स्ट नेम, सुपर हीरो डॉट लास्ट नेम इक्वल टू न्यू हीरो डॉट लास्ट नेम, और सुपर हीरो डॉट प्लेस इक्वल टू न्यू हीरो डॉट प्लेस। तो चारों जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने इसकी चेंज कर दी है। इसके बाद इस केस में भी मुझे एक लिस्ट रिटर्न करनी है और यहाँ से मैं सुपर हीरोज़ की लिस्ट रिटर्न कर दूंगा। ये हो गया मेरा पुट मेथड। इसके बाद इसको टेस्ट करने से पहले हम डिलीट भी इम्प्लीमेंट कर ही लेते हैं, तो वो भी काफ़ी सिमिलर होगा इससे। डिलीट के केस में मेरे पास एक आईडी आएगी जिसको डिलीट करना है। तो ये हो गया डिलीट सुपर हीरो। इसमें भी मैं लिस्ट रिटर्न कर दूंगा जो मेरी करंट बची हुई सुपर हीरोज़ की लिस्ट होगी। सुपर हीरो मैंने फाइंड किया, नहीं मिला तो नॉट फाउंड, और अगर मिल गया तो उस केस में इस लिस्ट से मुझे इसको रिमूव कर देना है। तो ये हो गया डिलीट सुपर हीरो। चलिए अब रन करके अपने फाइनल 2 ऑपरेशंस भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो गेट सबसे पहले, ठीक है, मेरे दोनों सुपर हीरोज़ की डिटेल मेरे पास आ रही है। इसके बाद पुट को टेस्ट करते हैं। तो 1 आईडी पे जो है उसको मैं बोल देता हूँ अल्टीमेट स्पाइडर मैन, फर्स्ट नेम माइल्स, लास्ट नेम मोरेलस, और प्लेस मुझे सेम ही रखना है। एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद इसके रिस्पॉन्स में तो मेरा यहाँ अपडेट होके आ चुका है। वापस एक बार अपने गेट में जाके भी देखते हैं। इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे भी ये चेंज होकर डेटा मेरे पास आ चुका है। तो मेरा पुट एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। सेकंड है डिलीट, तो सेकंड आईडी वाले को डिलीट करके देख लेते हैं। इसने डिलीट करा और अब मेरे पास एक ही सुपर हीरो बचा कलेक्शन में जो मेरा अभी अपडेट हुआ था, अल्टीमेट स्पाइडरमैन। सेम मैं यहाँ पे जाके गेट से चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स में एक ही सुपर हीरो आएगा। और इवन अगर मैं इस वाले गेट से आईडी के थ्रू इसको चेक करना चाहूँ तो 2 आईडी पे मुझे ये नॉट फाउंड यहाँ पे देगा, क्योंकि अब 2 आईडी पे कोई सुपर हीरो नहीं है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस जो हम अपने सुपर हीरो कंट्रोलर में पुट करना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड विद RSV। तो ये है हमारी ASP.NET वेब API सीरीज़ का पार्ट 3। तो लास्ट पार्ट में हमने अपना कंट्रोलर क्रिएट कर लिया था। इस पार्ट में हम अपने API में रिपोजिटरी पैटर्न को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो सारा काम कंट्रोलर में हो रहा है वो उससे निकाल के हम अपनी सर्विसेज में मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मुझे यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जहाँ मैं सर्विसेज ऐड करूँगा। तो सर्विसेज के लिए सबसे पहले मैं अपना एक इंटरफेस बना लेता हूँ। आई सुपर हीरो सर्विस, इसका ये कैपिटल रखेंगे। अब हमें अपने कंट्रोलर में जो ये मेथड्स थे, सेम स्ट्रक्चर के मेथड्स अपने इंटरफेस में डिफाइन करने हैं। पर उससे पहले मैं ये जो सुपर हीरो API.models है इसको यहाँ से हटा के मेरे program.cs में यहाँ डाल दूंगा ग्लोबल में। ये सेम नेम स्पेस मुझे मेरी सर्विसेज में, मेरे कंट्रोलर्स में सब जगह चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको ग्लोबल यूजिंग में डाल दिया ताकि मुझे हर जगह उसको बार बार डिक्लेयर ना करना पड़े। इसके बाद हम ये सारे मेथड्स 1 बाय 1 अपनी आई सुपर हीरो सर्विस में इसका स्ट्रक्चर लेके जाएंगे। ये हो गया
गेट सुपर हीरो, अगेन गेट सुपर हीरो बाय आईडी, ऐड सुपर हीरो, अपडेट सुपर हीरो एंड फाइनली डिलीट सुपर हीरो। तो इसमें से ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स हैं ये मैं हटा देता हूँ। तो ये मेरा इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इसके बाद इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है। ऐड क्लास सुपर हीरो सर्विस और ये इम्प्लीमेंट करेगी आई सुपर हीरो सर्विस को। मैंने कर दिया है इम्प्लीमेंट इंटरफेस। तो ये हो गया मेरा आई सुपर हीरो सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन। अब मुझे 1 बाय 1 ये सुपर हीरो कंट्रोलर से कोड उठा के मूव करना है मेरी सर्विस में। तो सबसे पहले ये जो मेरी यहाँ पे लिस्ट थी, अब इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, ये सुपर हीरो सर्विस में बिलोंग करेगी और जब सुपर हीरो कंट्रोलर को यूज़ करना है तो वो इसको करेगा। तो सुपर हीरो कंट्रोलर में उसकी जगह पे मैं सबसे पहले डालूंगा एक कंस्ट्रक्टर जिसमें कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मेरे पास आएगी आई सुपर हीरो सर्विस और यहाँ पे एक हम फील्ड क्रिएट करके उसको असाइन कर देंगे। इसमें अंडरस्कोर डाल देते हैं क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो जैसे कि अगर मैं गेट सुपर हीरोज का केस देखूं तो मेरे पास कलेक्शन नहीं है, बट मैं अंडरस्कोर सुपर हीरो सर्विस डॉट गेट सुपर हीरोज को यहाँ कॉल करके उसका जो आउटपुट मेरे पास आ रहा है उसको मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा। तो मेरा ये गेट सुपर हीरोज बन गया। और इसमें जो सुपर हीरो सर्विस में मेरे पास गेट मेथड है, यहाँ पे मुझे सिंपली रिटर्न कर देना है सुपर हीरोज। तो इस पॉइंट पे मैंने गेट सुपर हीरोज मेथड को अब मैं सर्विस के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सिमिलरली मुझे बाकी चारों मेथड्स भी उधर मूव करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं गेट सुपर हीरो बाय आईडी से। यहाँ पे ये रहा गेट सुपर हीरो बाय आईडी। पहले मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये फाइंड करेगा, अगर नल है तो ये नॉट फाउंड अब रिटर्न नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक HTTP मेथड नहीं है, इसका रिटर्न टाइप सिंपली सुपर हीरो है। तो इसकी जगह पे अभी हम इसको रिटर्न कराएंगे नल, और अगर मिल जाता है तो ओके ना करके सिंपली ये सुपर हीरो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास वार्निंग आ रही है कि पॉसिबल नल रेफरेंस रिटर्न। तो मैं चाहूँ तो इसको इग्नोर कर सकता हूँ, बट मैं फिर भी इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये मेथड नल भी रिटर्न कर सकता है। और सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे भी इसका ये वैल्यू चेंज कर देनी चाहिए। इसके अलावा ये दो मेथड अपडेट सुपर हीरो और डिलीट सुपर हीरो, इसमें भी मेरे पास सेम इशू आएगा क्योंकि इन केस में भी मेरे पास हो सकता है इस आईडी के लिए हीरो ना मिले। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ स्पेसिफाई करूँगा कि ये ना लेबल है। ओके, तो यहाँ से रिटर्न हो गया और अपने कंट्रोलर में मैं जाऊँ तो ये इसको फाइंड नहीं कर सकता। इसकी जगह पे ये करेगा अंडरस्कोर सुपर हीरो सर्विस डॉट गेट सुपर हीरो बाय आईडी और इसमें ये पास कर देगा आईडी। यहाँ से जो भी आउटपुट आया अगर वो नल है तो सुपर हीरो नॉट फाउंड, अदरवाइज रिटर्न ओके सुपर हीरो। ये मेरा हो गया गेट सुपर हीरो बाय आईडी। इसके बाद मेरा अगला मेथड है ऐड सुपर हीरो। तो ऐड सुपर हीरो बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा और रिटर्न में ओके की जगह पे सिंपली सुपर हीरोज़ यहाँ पे रिटर्न होंगे। और कंट्रोलर में यहाँ मुझे ऐड का कुछ लॉजिक नहीं चाहिए, सिंपली चाहिए अंडरस्कोर सुपर हीरो सर्विस डॉट ऐड सुपर हीरो। यहाँ से जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा ये रिटर्न ओके में उसको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट मेथड अपडेट सुपर हीरो, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो पहले मुझे अपनी कलेक्शन में सर्च करना है कि सुपर हीरो मिला या नहीं और इसका रिटर्न टाइप नलेबल होगा। अगर सुपर हीरो नल है तो मैं यहाँ पे रिटर्न भी नल करूँगा। अगर नल नहीं है तो मैंने ये प्रॉपर्टीज़ अपडेट की और ओके की जगह पे मैं सिंपली सुपर हीरोज़ यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा। वापस यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे इसका लॉजिक ऑलमोस्ट इसकी तरह होगा और यहाँ पे होगा अपडेट। इसकी जगह पे मैं सिंपली वार डाल देता हूँ और यहाँ पे इसकी जगह कर देते हैं हीरोज़ क्योंकि ये एक कलेक्शन रिटर्न करेगा। यहाँ पे मुझे पास करना है
न्यू हीरो भी। तो यहाँ से मेरे पास हीरोज़ की लिस्ट आई। अगर लिस्ट नल है तो नॉट फाउंड, और अगर नल नहीं है तो रिटर्न ओके। फाइनल मेथड डिलीट। डिलीट में भी मैंने पेस्ट कर दिया। सुपर हीरोज़ में फाइंड करना है, सुपर हीरो नहीं मिलता है तो यहाँ से नल रिटर्न करना है। टाइप इसका नलेबल रिटर्न होगा और ओके की जगह पे सिंपली सुपर हीरोज़ रिटर्न करने हैं। और यहाँ मैं वापस आऊँ तो इसका लॉजिक ऑलमोस्ट बिल्कुल अपडेट जैसा ही है, बस यहाँ पे मेथड जो है डिलीट कॉल हो रहा है। ओके, तो इस पॉइंट पे मैंने अपना पूरा कोड रिफैक्टर करके इस तरीके से कर दिया है कि मेरे कंट्रोलर का काम सिर्फ इतना है कि मेरी सुपर हीरो सर्विस पे कॉल को पास करे और वहाँ से जो भी आउटपुट आए उसको वापस रिटर्न कर दे। तो अब इसको रन करने से पहले मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली आई सुपर हीरो सर्विस की कौन सी इंप्लीमेंटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया कि इस क्लास का यूज़ हो रहा है, इस क्लास के 0 रेफरेंसेस है। तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं कौन सी क्लास यूज़ कर रहा हूँ इस आई सुपर हीरो सर्विस के लिए, जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में यूज़ होगी। डॉट ऐड। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं एक सर्विस को ऐड करने के, ऐड सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजिएंट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज इस केस में मैं ऐड स्कोप्ड यूज़ करूँगा क्योंकि हमारे लिए वो काफ़ी है। आई सुपर हीरो सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करनी है, सुपर हीरो सर्विस। अब मेरा पूरा कोड इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या मेरे मेथड्स एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहे हैं या नहीं। ओके, सारे मेथड्स हैं मेरे पास। सबसे पहले गेट को ट्राई करते हैं। ओके, तो मेरी कलेक्शन एज इट इज़ आ रही है, यानी ये मेथड मेरा पहले जैसा ही वर्क कर रहा है। एक पोस्ट में हम एक नया हीरो ऐड करके देखते हैं। 3 सुपरमैन क्लार्क कैंट प्लेस क्रिप्टॉन। एग्जीक्यूट किया और इसके आउटपुट में मैं देख सकता हूँ कि ये ऐड हो चुका है। पोस्ट भी मेरा एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। सेम उसको मैं यहाँ से अगर 3 आईडी से फैच करके देखूँ तो मेरा सुपरमैन यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। पुट में जाके देखते हैं, इसकी वैल्यू अपडेट करके 3 सुपरमैन फर्स्ट नेम तो यहाँ पे मैंने सिंपली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सुपरमैन का वो नेम रखा है जो क्रिप्टॉन पे उसे दिया गया था। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपडेट हो गया है। और फाइनली डिलीट में जाके अगर मैं ID1 वाले को डिलीट करूँ तो मेरा ID1 डिलीट हो चुका है। एंड बैक अगर मैं गेट करूँ तो देख सकता हूँ कि मेरे नए अपडेटेड वैल्यूज़ हैं और ID1 वाला नहीं है। तो इस पॉइंट पे मेरे सारे ऑपरेशन एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहे हैं और मैंने अपनी API में रिपोजिटरी पैटर्न को ऐड कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर मैं सुपर हीरो सर्विस की बात करूँ तो इस सर्विस का सिर्फ एक रेफरेंस है जो कि मेरे program.cs में है। यानी कि अगर मैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन सुपर हीरो सर्विस में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक दूसरी क्लास क्रिएट करूँगा जो आई सुपर हीरो सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगी, अपने सारे चेंजेस उसमें पुट करूँगा और यहाँ पे सिर्फ इसको रिप्लेस कर दूंगा। ये चीज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में हमें एंटिटी फ्रेमवर्क इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा तो हम यहाँ पे सुपर हीरो सर्विस में चेंज ना करके एक दूसरी सर्विस इसके पैरेलल बनाएंगे, सुपर हीरो EF सर्विस, और सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे कि हम सर्विस कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ना कंट्रोलर में कोई चेंज जाएगा, ना एक्चुअल इस सर्विस के कोड को हमें छेड़ना है। बस न्यू सर्विस क्रिएट करके यहाँ program.cs में हम चेंज करेंगे। तो यही रिपोजिटरी पैटर्न का सबसे मेन बेनिफिट होता है कि इसके थ्रू हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल अचीव कर पाते हैं कि एग्जिस्टिंग कोड को हमें छेड़ना नहीं पड़ता। हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड विद RSV। ये है हमारी वेब API सीरीज़ का पार्ट 4। पिछली वीडियो में हमने अपनी वेब API में रिपोजिटरी पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था और एक सुपर हीरो सर्विस बनाई थी जिसके थ्रू हम डेटा एक्सेस कर रहे थे।
इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क कैसे ऐड कर सकते हैं, कौन से टूल्स, कौन से नगेट पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने होते हैं और कैसे हम कोड फर्स्ट माइग्रेशंस रन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक डेटाबेस जिसका हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें SQL सर्वर इंस्टॉल करना होगा। तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं SQL सर्वर एक्सप्रेस और आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट का लिंक आ जाना चाहिए SQL सर्वर डाउनलोड्स का। और यहाँ से आप यहाँ नीचे जाके डेवलपर या एक्सप्रेस में से एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री एडिशन है और आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये SQL सर्वर इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल SMS का। और अगर ये नहीं आता है तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं डाउनलोड SSMS करके और आप ये लिंक पे जा सकते हैं और यहाँ से आपको फ्री डाउनलोड SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का भी मिल जाएगा। और ये दोनों टूल इंस्टॉल होने के बाद हम वापस आएंगे अपने प्रोजेक्ट पे। तो अब हमारे SQL सर्वर इंस्टॉल हो गए हैं, तो अब हम इंस्टॉल करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क। उसके लिए आप सिंपली यहाँ नगेट पैकेज मैनेजर में पैकेज मैनेजर कंसोल में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है .NET टूल इंस्टॉल ग्लोबल .NET-EF। तो ये वो कमांड है, इसको रन करने से आपके पास एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स डाउनलोड हो जाते हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। आप चेक कर सकते हैं आपके पास पहले से डाउनलोडेड है कि नहीं। तो आप .NET-EF लिख के अगर रन करेंगे और आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो कुछ इस तरीके से आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं इंस्टॉल की। और इवन इफ़ आपके पास अगर डाउनलोड है तो आप इसमें इंस्टॉल की जगह पे अपडेट करके रन कर सकते हैं ताकि आपके पास लेटेस्ट वर्जन अपडेट हो जाए। हो सकता है कि आपके सिस्टम पे थोड़ा पुराना वर्जन हो। तो इसके बाद चलते हैं हम नगेट पैकेज मैनेजर पे। यहाँ से मैं जाता हूँ मैनेज नगेट पैकेजेस पे। इसमें हम जाएंगे ब्राउज में और सर्च करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो सबसे पहले ये मेन पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। इसके बाद .design, हमें कोड फर्स्ट माइग्रेशंस के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। एंड फाइनली .SQL सर्वर, क्योंकि मैं SQL सर्वर के साथ एंटिटी फ्रेमवर्क को कनेक्ट करूँगा। तो ये सब इंस्टॉल होने के बाद अब हम अपना DB कंटेक्स्ट की एक क्लास बनाएंगे। उसके लिए सिंपली मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ डेटा नाम से। इसके अंदर एक क्लास हम ऐड करेंगे डेटा कंटेक्स्ट। अब इसको हमें इनहेरिट कराना है DB कंटेक्स्ट से, जो कि होती है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में। अभी इसको हमें program.cs में भी यूज़ करना है, तो मैं इसको यहाँ पे ग्लोबल यूजिंग के थ्रू डाल देता हूँ। इसमें हम अपना कंस्ट्रक्टर ऐड करेंगे। इसमें हमें ऐड करने हैं DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस। यहाँ अगेन डेटा कंटेक्स्ट ऑप्शंस और हमें बेस का ये कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर देना है। अब इसके बाद हमारे जो भी मॉडल्स हैं उनके नाम के हमें यहाँ पे कुछ DB सेट बनाने होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ DB सेट टाइप, जो भी मेरा मॉडल का नेम है। तो जैसे कि मेरा एक मॉडल है सुपर हीरो, तो उस नाम से यहाँ ऐड हो गया। और इस प्रॉपर्टी का मैं नेम दे देता हूँ सुपर हीरोज़। तो जब मैं इसकी एक्चुअली माइग्रेशन रन करूँगा उस पॉइंट पे मेरे DB में इस नेम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर DB सेट की मैं डेफिनेशन देखूँ तो बेसिकली DB सेट इस तरीके से वर्क करता है कि मैं DB सेट पे जो भी लिंक क्यू की क्वेरी एग्जीक्यूट करूँगा वो इन टर्न एक SQL क्वेरी में कन्वर्ट होके मेरे डेटाबेस पे रन हो जाएगी। तो ये DB सेट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि मेरे प्रोजेक्ट में जो एंटिटी फ्रेमवर्क है उसको मैं बताऊं कि कहाँ SQL सर्वर से किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम program.cs में सेटअप करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ ये ऐड स्कोप्ड किया था उसी तरीके से builder.services.add DB कंटेक्स्ट का ऑप्शन होता है। और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा अपने डेटा कंटेक्स्ट को और इसके अंदर हम कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। ये ऑप्शंस होते हैं DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस टाइप के। इस ऑप्शंस में मुझे डालना है यूज़ SQL सर्वर।
तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं SQL सर्वर से कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो इसके थ्रू और भी डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस से कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे एक कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है जो मेरे डेटाबेस को पॉइंट करेगी। तो उसके लिए मैं सिंपली उस कनेक्शन स्ट्रिंग को मेरी कॉन्फ़िग से रीड करूँगा। कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, इसका नाम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। इसको मैं अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ। और अब हम अपने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेंगे। तो सिंपली मुझे यहाँ पे डाल देना है कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कनेक्शन में मुझे यहाँ पे एक पाथ स्पेसिफाई करना है। तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट SQL एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे दे देना है सर्वर का नेम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है डॉट डबल बैक स्लैश और SQL एक्सप्रेस। इसके अलावा मुझे देना है एक डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, क्योंकि आप कोड फर्स्ट माइग्रेशन कर रहे हैं तो डेटाबेस बेसिकली अब क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ सुपर हीरो DB। नेक्स्ट हमें कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी होती हैं, जैसे कि ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स ट्रू और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल ट्रू। ये हमें सेमीकोलन्स का ध्यान रखना है कि ये सारी प्रॉपर्टीज सेमीकोलन से सेपरेट होंगी। तो यहाँ पे मेरा ये कनेक्शन स्ट्रिंग सेट हो गई है। यहाँ प्रोग्राम डॉट CS में मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करनी है और ये जिस SQL सर्वर के डेटाबेस को पॉइंट करती है उससे हमें कनेक्ट करना है। तो इतना सब कुछ करने के बाद मैं एक बार बिल्ड करके देख लेता हूँ कि कुछ एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इसके बाद मैं वापस चलूँगा पैकेज मैनेजर कंसोल पे और यहाँ पे मैं अपनी सबसे पहले माइग्रेशन क्रिएट करूँगा। .NET EF माइग्रेशंस ऐड, पहली माइग्रेशन है, हम इसका नाम दे देते हैं इनिशियल क्रिएट। तो अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये कमांड रन करनी है। तो इसको एक बार मैं CD करके सुपर हीरो API करता हूँ, फिर से रन करके देखते हैं। तो अब ये इंटरनली बिल्ड कर रहा है और जैसे ये सक्सीड होगा उसके बाद ये माइग्रेशन एक क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे मेरी एक माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। मैं अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे देखूँ तो ये एक नया फोल्डर यहाँ बन चुका है माइग्रेशंस नाम से, जिसमें कि कुछ कोड ऑटो जनरेट हुआ है। तो अप का मतलब है कि जब ये माइग्रेशन अपलोड होगी तब क्या होगा, और डाउन का मतलब है कि जब ये माइग्रेशन मैं डिलीट करूंगा या रिमूव करना चाहता हूँ अपने DB से तो क्या होगा। तो अप के टाइम पे एक टेबल क्रिएट करेगा सुपर हीरोज के नाम की, जिसमें कि ये कुछ कॉलम्स होंगी और उसकी एक प्राइमरी की होगी ID नेम से। सिमिलरली जब डाउन करेंगे तो वो टेबल ड्रॉप कर दी जाएगी। इतना सब कुछ करने के बाद मैं अपना एक बार SQL सर्वर चेक कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये मैनेजमेंट स्टूडियो है। मैनेजमेंट स्टूडियो में बाय डिफ़ॉल्ट मैं कनेक्ट करता हूँ अपने में और इसके अंदर देखता हूँ तो अभी करंटली कोई डेटाबेस नहीं है। इसको मैं मिनिमाइज़ करके वापस जाता हूँ पैकेज मैनेजर कंसोल पे और अब मैं रन करूँगा .NET EF डेटाबेस अपडेट। तो यहाँ अपडेट से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि डेटाबेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये अपडेट कैसे करेगा। अपडेट दोनों काम करता है, अगर डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो उसको अपडेट कर देगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट भी कर देगा। तो इस कमांड को रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ एरर आई है, EN-US इज़ एन इनवैलिड कल्चर आइडेंटिफायर। अगर आपके पास भी ये एरर आती है सिंपली आपको ये प्रोग्राम ओपन करना है और यहाँ पे इनवेरिएंट ग्लोबलाइजेशन को फॉल्स कर देना है। अब मैं इसको रीट्राई करता हूँ। अब मेरी यहाँ पे माइग्रेशन रन हो चुकी है। अब मैं वापस चलूँगा अपने SQL सर्वर पे और यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करके देखूँ तो एक डेटाबेस मेरा क्रिएट हो चुका है सुपर हीरो DB नाम से। और इसके अंदर अगर मैं टेबल्स में चेक करूं तो ये मेरा एक सुपर हीरोज़ का टेबल भी क्रिएट हुआ है। ये माइग्रेशन हिस्ट्री को अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें बेसिकली हिस्ट्री मेंटेन हो रही है जो आपने माइग्रेशंस रन करे हैं। तो सुपर हीरोज़ को मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरी कॉलम्स तो करेक्ट क्रिएट हो गई हैं पर अभी डेटा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस DB में कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे
और अपने कोड को मॉडिफाई करेंगे कि एक्चुअली वो इसके थ्रू काम करे। अगर आपको याद हो तो अभी हमने सर्विस में कोई चेंज नहीं किया है, अभी हमारी सर्विस डायरेक्टली लिस्ट से ही काम कर रही है। तो हम उसके पैरेलल एक दूसरी सर्विस बनाएंगे जो एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके इस डेटाबेस से डेटा फैच करे। हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड विद आरएसवी। ये है हमारा वेब एपीआई सीरीज का लास्ट पार्ट। तो इस पार्ट में हम अपनी सर्विस में एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू रन करके देखेंगे कि कैसे हम SQL सर्वर में स्टोर डेटा का इसमें यूज कर सकते हैं और एपीआई के थ्रू EF कोर का यूज करते हुए उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे सबसे मेन चेंजेस जाएंगे सुपर हीरो सर्विस के अंदर। तो सबसे पहले मुझे इस सर्विस में एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए डेटा कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, प्राइवेट रीड ओनली डेटा कंटेक्स्ट। इसको नाम दे देते हैं अंडरस्कोर डेटा कंटेक्स्ट और एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं जिससे कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इसमें वैल्यू फिल करा सकें। तो अब सबसे पहले हम मेथड अपना चेंज करते हैं गेट सुपर हीरोज़ का। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपली अपने डेटा कंटेक्स्ट से सुपर हीरोज डॉट टू लिस्ट कॉल करा देंगे। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना अगर गेट वाला मेथड कॉल करूँ तो मेरे पास एक ब्लैंक रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे ब्लैंक रिस्पॉन्स आ रहा है। और अब मैं अगर अपने सुपर हीरो वाले टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मैं इसको गेट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो अब इसमें एक रो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये एक रो ऐड हो चुकी है। वापस अपने वेब ब्राउज़र पे चल के देखते हैं अब एपीआई अब ये डेटा प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने पे मेरे पास ये स्पाइडरमैन का डेटा आ रहा है जो कि पहले एम्प्टी एरे आ रहा था। तो मेरा डेटा यहाँ पे सही तरीके से फैच होके आ रहा है। तो अब सिमिलरली बाकी मेथड्स में भी 1 बाय 1 चेंजेस करते हैं और इस लिस्ट का यूजेज हटा के अब हम सारा काम इस डेटा कंटेक्स्ट के थ्रू करेंगे। तो ऐड सुपर हीरो के केस में अंडरस्कोर डेटा कंटेक्स्ट डॉट सुपर हीरोज डॉट ऐड और रिटर्न करते टाइम रिटर्न हमारा सेम होगा डॉट टू लिस्ट। अब इसको हम चाहें तो इसको असिंक मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिसको कि हमें यहाँ पे अवेट करना पड़ेगा। और मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इस मेथड को असिंक बनाने का, तो मैं इस मेथड को असिंक बना दूंगा। बट क्योंकि मैं एक इंटरफेस यूज़ कर रहा था तो इस इंटरफेस में मुझे ये मेथड्स अपडेट करने होंगे कि ये अब टास्क के थ्रू वर्क करेंगे। चलिए अब यहाँ पे भी ये मेथड्स 1 बाय 1 अपडेट करते चलते हैं। इसमें सुपर हीरोज डॉट फाइंड की जगह पे हम यूज़ करेंगे डॉट सुपर हीरोज डॉट फाइंड असिंक और इसमें मैं डायरेक्टली आईडी पास कर दूंगा जो कि प्राइमरी की है और इसके आगे लगाते हैं अवेट। नेक्स्ट गेट सुपर हीरो बाय आईडी, तो इसमें भी हमें फाइंड करना है। इसमें थ्रो कर देना है सिंक, ये ऑलरेडी हो चुका है। इसमें भी हमें फाइंड करना है। इस मेथड को कर देते हैं सिंक। यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाएगी कि जब भी हम कोई भी चीज़ अपडेट कर रहे हैं तो हमें कंटेक्स्ट में सेव चेंजेस असिंक कॉल कराना है। तो अंडरस्कोर डेटा कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस असिंक और इसको भी कर लेते हैं अवेट। उसके बाद सिंपली टू लिस्ट असिंक मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। तो ये जो सेव चेंजेस वाला मेथड है ये मुझे डिलीट के केस में भी कराना पड़ेगा और ऐड के केस में भी कराना पड़ेगा। जब भी हम कोई भी चीज़ हमारे डेटाबेस में चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद सेव चेंजेस असिंक कराना ज़रूरी है जिससे कि वो चेंजेस एक्चुअली डेटाबेस में पुश हो जाए। और इसको भी ऐड असिंक कर देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैंने अपने सारे मेथड्स अपडेट कर दिए हैं। मैं वापस जाता हूँ आई सुपर हीरो सर्विस में और इसमें यहाँ नेम के आगे मैं असिंक लगा देता हूँ इनके
क्योंकि जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा था मेथड, जब मैं डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो की फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहा था असिंक में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो नेम के आगे ऑटोमेटिकली असिंक लगा देता है, जो कि एक अच्छा नेमिंग कन्वेंशन भी है, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि आप जिस मेथड को कॉल कर रहे हो वो एक असिंक मेथड है, आपको उसको अवेट कराना है, वो एक टास्क रिटर्न करेगा। तो इस पॉइंट पर मेरे सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब एक बार इसको फाइनली टेस्ट करने से पहले मैं कुछ क्लीन अप कर देता हूँ, जिसमें कि ये वेदर की क्लासेस मैं डिलीट कर देता हूँ जो यूज़ में नहीं है। ओके, तो फाइनल क्लीन अप के बाद अब हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो कुछ एरर्स आ रहे हैं, जो कि सुपर हीरो कंट्रोलर में मैं यहाँ पे जब मेथड कॉल कर रहा था तो यहाँ पे मुझे अपडेट करना पड़ेगा कि ये अपडेट करे। तो मैं ये चेंजेस कर देता हूँ। ओके, तो लगता है सारे मेथड्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, इसको भी अपडेट करना है मुझे। चलिए अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो गेट का मेथड था ये भी असिंक मेथड के थ्रू सही वर्क कर रहा है। एक ही हमारा अभी डीबी में एंट्री है वो यहाँ पे शो कर रही है। इसके बाद पोस्ट करके देख लेते हैं हीरो को। आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होगी। पे डाल देते हैं आयरन मैन, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक आयरन मैन भी ऐड हो चुका है। इसके बाद गेट करके देख लेते हैं हम। आईडी 1 पे आयरन मैन हमारा होना चाहिए, सॉरी आईडी 1 पे स्पाइडरमैन है, आईडी 2 पे मेरा होना चाहिए आयरन मैन। ओके, फाइनली पुट मैं अपने आईडी 1 पे चेंज कर देता हूँ नेम अमेजिंग स्पाइडरमैन। यहाँ पे चेंज कर देते हैं माइल्स मोरालेस की डिटेल्स डाल देते हैं, सिटी सेम एंड एग्जीक्यूट। तो अब यहाँ पे मेरी डिटेल्स अपडेट हो गई हैं। आईडी 1 पे अब अमेजिंग स्पाइडरमैन है, माइल्स मोरालेस नाम है, एंड फाइनली डिलीट। तो मैं फाइनली डिलीट करने से पहले एक बार अपने डीबी में चेक कर लेता हूँ कि अभी तक मेरा जितना अपडेट हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं। तो मेरे दोनों रो यहाँ पे शो कर रही हैं, तो अभी तक ऑपरेशन सही वर्क किए हैं। फाइनली अब मैं अमेजिंग स्पाइडरमैन को डिलीट कर दूंगा, तो अब सिर्फ आयरन मैन बचा है। एंड अगेन मैं इसको रीरन करूं तो मेरा उसी टाइम पे यहाँ से भी डिलीट हो गया है। तो इस पॉइंट पे मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि मेरी वेब एपीआई एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू कंप्लीटली सही वर्क कर रही है। सारे के सारे एंड पॉइंट मेरे डीबी में साथ साथ डेटा अपडेट भी कर रहे हैं और डेटा करेक्ट फैच भी करके ला रहे हैं। तो इस पॉइंट पे ये सीरीज हमारी यहीं पे खत्म होती है। इस सीरीज में हमने देखा कैसे एक सिंपल वेब एपीआई हम स्क्रैच से क्रिएट करते हैं, उसमें हम डेटा फ्लो कैसे कराते हैं, रिपोजिटरी पैटर्न कैसे ऐड करते हैं, एंड फाइनली अब हम उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू डेटाबेस से डेटा फैच भी कर पा रहे हैं और डीबी में डेटा अपडेट भी कर पा रहे हैं। तो इसके आगे अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप इसमें एक और सर्विस बना के डैपर के थ्रू भी डेटा ला के देख सकते हैं, या आप इसमें ऑथेंटिकेशन ऐड करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें आगे और भी लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।